टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं व्हाई द डिले इन द डिसीजन ऑफ सहारा सेबी केस। साथियों, सहारा सेबी विवाद जो विगत 10-12 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें अंतिम सुनवाई तिथि 18, 19, 20 को दी गई थी और हम सारे देशवासियों को, निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को, कर्मचारियों को, सभी लोगों की यह उम्मीद थी कि निश्चित रूप से कोई न कोई डिसीजन आ जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर जैसा कि प्रकरण लिस्ट भी हो गया ट्रिपल जज बेंच में, एक नंबर पर सुनवाई भी हो गई, लेकिन जैसे ही सुनवाई का समय आया प्रकरण को ड्रॉप कर दिया गया और यह कहा गया कि जो इसमें सुनवाई करने वाले एक जस्टिस थे, उन्होंने आकस्मिक अवकाश ले लिया था। इसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी। तो आखिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर इसमें डिले क्यों हो रहा है। डिले होने का इसमें मुख्य कारण यह है साथियों कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना ही फैसला पलटना पड़ रहा है। मुख्य रूप से इसमें जो डिले का कारण है, मुख्य रूप से डिले का कारण यही है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त 2012 को इसमें जजमेंट पारित किया और सेबी के आदेश तथा सैट के आदेश, जो सेबी ने आदेश दिया था कि आप जितने भी 2 कंपनियों से जितने भी निवेशकों का पैसा लिए हैं पूरा हमारे पास जमा कीजिए, इसी तरह का आदेश सैट ने भी दिया और उसी आदेश की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में किया कि जो सैट और सेबी का आदेश है वो सही है, आप निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा कर दें। तो अब चूंकि जो परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, जिस बात पर अटल था सहारा कि हम निवेशकों का भुगतान कर दिए हैं, अब उसमें कोई निवेशक नहीं बचे हैं। लेकिन हालांकि उस जजमेंट में स्पष्ट लिखा गया था कि सेबी के द्वारा निवेशकों का, जो वास्तविक निवेशक हैं, उनका भुगतान किया जाएगा। भुगतान के बाद जो राशि बच जाती है उस राशि को भारत सरकार के संचित निधि में जमा कर दिया जाएगा। स्पष्ट आदेश था। अब इस आदेश के विपरीत आदेश करना और उस राशि को सहारा को पुनः हस्तांतरित करना या सहारा को देने का आदेश पारित करना, यह काफी गंभीर लगता है। यह ऐसा कैसे हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने ही फैसले को कैसे पलट सकती है। इसलिए इस प्रकरण में देरी हो रही है। साथियों, इसमें सहारा का यह भी सुझाव था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन का था कि चूंकि जो हमारे निवेशक हैं, हमारे निवेशकों का बैंकों में खाता नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि आप निवेशकों का भुगतान पोस्टल ऑर्डर यानी कि डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करेंगे। तो इस पर माननीय सहारा का कहना था कि हमारे जो भी निवेशक हैं वो बहुत ही गरीब तबके के निवेशक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, मोची हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो 100-100, 50-50 रुपया जमा किए हैं, जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं। तो वह अपने उनको अगर हम डिमांड ड्राफ्ट दे दें या पोस्टल पे ऑर्डर दे दें तो वो कैसे उस राशि को प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं अपने निवेशकों को नगद में ही भुगतान कर दिया हूं। यहाँ पे थोड़ा सा चूक सहारा से जरूर हुआ। अगर सहारा सभी लोगों का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दे देता तो थोड़ा सा सहारा की भी इसमें लालच थी। लालच ये थी कि हम नगद में देंगे, फिर उसी पैसे को ले लेंगे और अपने दूसरे स्कीम में जमा करवा लेंगे, जो कन्वर्जन वगैरह हुआ है उसके तहत। तो उसी लालच के तहत सहारा ने नगद में भुगतान किया। तथा एक कठिनाई भी थी, क्योंकि यह मामला जिस समय संचालित था, जिस समय यह ऑर्डर हुआ था 2012 में अधिकांशतः हमको लगता है कि पूरे देश में लगभग 10 से 20% लोगों का ही बैंकों में खाता रहा होगा। उस समय बैंकों में खाता सामान्यतः कुछ ही लोगों का होता था, नहीं तो बैंक में खाता नहीं खोलते थे। ये तो जब से डिजिटलीकरण चालू हुआ, सभी लोगों का खाता खोलने का दबाव डाला गया, कई सरकारी स्कीम, कई सरकारी योजनाओं का पैसा खातों में आना शुरू हुआ,
तब लोगों ने बैंकों में जाके खाता खोलना शुरू किया, अन्यथा उस जमाने में लोगों का खाता खोलना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए सहारा ने सरल रास्ता अपनाया और नगद में भुगतान किया और फिर उस पैसे को लेके दूसरे स्कीम में जमा किया। हालांकि अगर वो डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करता तो उसको पुनः वह पैसा मिल सकता था और वह प्रमाण भी सेबी और सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर सकता था कि ये देखिए डिमांड ड्राफ्ट, देखिए ये देखिए पोस्टल पे ऑर्डर, इसके माध्यम से हमने भुगतान किया है। फिर उस पैसे को अपने पास जमा करा लेता। हम मानते हैं 10 से 20% उनकी जमा करने की जो प्रतिशत था वो कम होता। कुछ लोग के खाते में पैसा चला जाता तो वो निकाल के न देते, लेकिन निकालने वाले तो एजेंट थे, कार्यकर्ता थे, वो ऑलरेडी उनके पीछे पड़ते, उनको डिमांड ड्राफ्ट देते, उनको जो पोस्टल पे ऑर्डर है वो देते और उसके उनके खाते में जमा कराते, फिर उन्हीं से निकाल के पैसा ले आके फिर जमा कर देते सहारा में। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, सेबी का, सैट का जो भी आदेश था, उस आदेश का पालन भी हो जाता, इनको पैसा भी मिल जाता। थोड़ा सा वही माथापच्ची करना पड़ता, लेकिन इसी माथापच्ची को बचाने के लिए कभी अब निवेशक को लेकर बैंक में जाएं, उनका खाता खुलवाएं, फिर वहां से डिमांड ड्राफ्ट लाएं, फिर डिमांड ड्राफ्ट जमा करें, फिर पैसा निकलवाएं, फिर सहारा में जमा करवाएं। इससे बचने के लिए उन्होंने नगद का रास्ता अपनाया और उसी नगद के बदौलत आज ये बहुत ही भारी उलझन में फंस गए हैं। अब क्या सर्वोच्च न्यायालय अपने ही आदेश को पलटे या उसी आदेश पर कायम रहे और जो राशि बच जाती है, जैसे अभी 5,000 करोड़ रिलीज करने का ऑर्डर हुआ है, 5,000 करोड़ रुपया आ जाएगा, फिर और क्लेम आएंगे तो पुनः मंगाएंगे, फिर और क्लेम आएगा तो पुनः मांगेंगे। माने इस तरह से अगर सरकार चाहे तो उसको अपने संचित निधि में न ले करके उसको सीआरसी को दे दे और सीआरसी के माध्यम से जो निवेशक हैं उनका भुगतान हो जाए। लेकिन इस तरह से भुगतान करने पर सहारा का जो कहना है, सहारा ने जो अपना पक्ष रखा है, जिस पक्ष पर अडिग है, वह तो निराधार हो जाएगा। तो निराधार हो जाने से जो सहारा कंपनी है, जो सहारा ग्रुप है, उस ग्रुप का बचना तो असंभव है अगर उसके माध्यम से होता है। अन्यथा अगर सहारा के पक्ष में होता है, सहारा को मिलता है, तभी सहारा ग्रुप का कार्य संचाल जो भी है, ये सहारा ग्रुप बचना संभव है। इसके अलावा साथियों, हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे थे, सुब्रत राय सहारा 2 वर्ष 2 माह तक जेल में थे, तो किस अपराध में जेल में बंद थे? साथियों, यह जो जेल में बंद थे वह इसी आदेश का पालन नहीं करने के कारण जेल में बंद थे। हालांकि अब ये कैसे 2 वर्ष तक रहे इस संबंध में हम भी नहीं कह सकते, लेकिन जैसा कि आपराधिक कोर्ट कंटेम्प्ट मामला जो है 57/2014 जो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बोला गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को असीमित पावर है, असीमित शक्ति है अपने आदेश को पालन कराने के लिए। हालांकि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है तो होगा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही कुछ लार्जर बेंचों के द्वारा बोला गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान के दायरे में, नियम कानून के दायरे में रहकर ही दंडित करने का अधिकार है और उस दायरे से बाहर जाकर दंडित करने का अधिकार नहीं है। तो यह तरह से दोहरा इसमें जजमेंट है। ये सुब्रत राय सहारा वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि असीमित पावर है, और अन्य जो जजमेंट है, लार्जर बेंच के जजमेंट है, उन्होंने ये माना है कि नहीं, असीमित पावर नहीं है, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर ही जो नियम कायदे में जो दंड दिया गया है उसी दंड के तहत उनको दंडित करने का अधिकार है। अगर हम लार्जर बेंच के फैसले को माने तो यह जो आपराधिक अवमानना का केस चल रहा था, इस आपराधिक अवमानना के केस में अधिकतम जो सजा होनी चाहिए थी, जो निर्धारित है अवमानना अधिनियम 1971 में, वह 6 माह का अधिकतम सजा और 2,000 रुपए जुर्माना, सिर्फ इतना ही है, 6 माह ही है। तो 6 माह के बजाय उनको 2 वर्ष तक जेल में रखा गया। तो अब ये तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, अब लार्जर बेंच का जजमेंट सही है
कि जो डबल बेंच जो दिए हैं ये जो अवमानना वाला जजमेंट, जिसमें माननीय खेहर जस्टिस माननीय खेहर और माननीय जस्टिस राधा कृष्णन की बेंच ने ये जो जजमेंट दिया है ये सही है, या जो लार्जर बेंच ने जजमेंट दिया है वो सही है, अब ये तो सर्वोच्च न्यायालय ही समझे। लेकिन इन 2 वर्षों में, इन 2 वर्षों तक सहारा के जो प्रमुख हैं, जो संस्था प्रमुख हैं, उनको अगर आप जेल में डाल दिए तो जेल में डालने से उनका जो व्यापार जो चल रहा था वो व्यापार जो प्रभावित हुआ, और उस व्यापार के प्रभावित होने से 11-12 लाख कर्मचारी और कार्यकर्ता प्रभावित हुए। अगर हम लार्जर बेंच के जजमेंट को सही मानते हैं कि कानूनी दायरे में रहकर ही दंडित करने का अधिकार है, तो यह जो 11-12 लाख कार्यकर्ता या एजेंट या सहारा को जो क्षति हुआ, चूंकि जो मेन संचालन करता थे, जो करता धरता थे, वो तो जेल में चले गए, तो उनका व्यापार ऑलरेडी प्रभावित हुआ, जिससे 11-12 लाख कार्यकर्ता कर्मचारी भी प्रभावित हुए और इनका व्यापार भी ठप हो गया। व्यापार ठप होने से निवेशकों का रिटर्न करने की प्रक्रिया में भी काफी सारी कठिनाई आई और आज दिन तक भी ये कठिनाई चली ही आ रही है, अभी तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसके बदौलत ऐसा नहीं माना जा सकता कि इन सब कार्यों का, चूंकि अब कानूनी मसला है, अब इस पर जो डिसीजन आएगा उसी डिसीजन के तहत होगा और इसी डिसीजन के बदौलत इसमें प्रकरण लंबित भी हो रहा है। लंबित होने का यही कारण है। अगर ये रिटर्न हो जाता है सहारा को तो ये 2 वर्ष 2 माह यानी कि सुब्रत राय क्षतिपूर्ति भी मांग सकते हैं सरकार से कि आपके गलत तथ्यों के कारण, गलत प्रकरण पेश करने के कारण हमको इतने वर्षों तक जेल में रखा गया, जिसके बदौलत हमारा व्यापार ठप हुआ। व्यापार ठप होने के कारण हम निवेशकों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना आप जो हमारा क्षति कारित किए हैं उस क्षति की भरपाई करें। इस तरह से क्लेम भी, क्षतिपूर्ति मानहानि का क्लेम भी सुब्रत राय के द्वारा पेश किया जा सकता है। यही सब पेचीदगियों के कारण यह प्रकरण जो है वो लंबित होता जा रहा है और यह लंबित होने का मुख्य कारण यही है साथियों। अब हालांकि देखते हैं, शायद जब भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर जो भी अपडेट आता है, जैसे ही अपडेट आता है, अभी तक के अपडेट के हिसाब से प्रकरण अभी लिस्ट नहीं हुआ है। वह प्रकरण 18, 19, 20 के बाद अगला डेट नहीं दिखा रहा है कि क्या लिस्ट होगा या कि नहीं होगा, या कि सीधे खारिज कर देंगे इस मैटर को और जो भी पैसा है उसको सीआरसी के माध्यम से बंटवा देंगे और जो हुआ सहारा का वो हो गया। क्योंकि अपने ही फैसले को पलटना यह भी एक तरह से गलत डिसीजन ही माना जाएगा। तो ऐसा भी करने से सर्वोच्च न्यायालय बचने का प्रयास करेगी कि माने सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भी किसी तरह का कोई आक्षेप या कोई प्रश्न चिन्ह न उठा सके, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक पूरे देश के लिए बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही प्रेरणा स्रोत ही रही है और इसके अलावा पूरे देश के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए एक आस्था का केंद्र रही है। तो इस तरह के आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का जजमेंट स्वयं सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं करना चाहती। फिर भी जो भी होगा साथियों, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी से संबंधित अपने चैनल पर वीडियो तथा लेटेस्ट जजमेंट के बारे में आप लोगों को अवगत कराता रहता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।